अगर आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को प्रैक्टिकली यूरोप का एक्सटेंशन मान लें तो सिर्फ भारत और जापान, दो देश। और जापान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, वहां आज भी संवैधानिक प्रमुख सम्राट हैं जापान के। तो एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी, कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी, स्ट्रांग डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी अर्थात जीवंत गणतंत्र, स्थायी गणतंत्र अगर है तो पूरे पूर्वी गोलार्ध में अकेले हम हैं। और दुनिया में सिर्फ 34% आबादी है जो डेमोक्रेसी के अंडर में है, जहां कंसिस्टेंट स्ट्रांग डेमोक्रेसी, उसमें 17% हम हैं। तो भाई साहब, वी आर द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी। वो इंग्लैंड और अमेरिका नहीं है जहां जाकर राहुल गांधी मार्च 2023 में बोले। अब मैं क्या वजह क्या ये संविधान है? अब मैं इस पे आता हूं, ऐसा क्यों है? अगर दुनिया के ईस्टर्न हेमिस्फीयर के सारे देश डेमोक्रेटिक नहीं हैं इन द ट्रू डेमोक्रेसी, यानी सतत निरंतर स्थायी लोकतंत्र नहीं है, तो सिर्फ भारत ही क्यों है? इसका उत्तर, ये जो लोग कहते हैं ना फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, इंडिपेंडेंस, ये तो सब हमने फ्रांस की क्रांति से लिया, फलाने से लिया। ये मैकॉले का माइंडसेट इतना गहरा भरा हुआ है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, इसका उत्तर है बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसको बहुत ज्यादा कोट किया जाता है, उसमें पेज नंबर 234 के आसपास उन्होंने ये लिखा है कि साहब, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी एंड लिबर्टी, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का यह सिद्धांत जो हमें बताया जाता है कि विदेशों से आया, यह विदेशों की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है, यह उपनिषदों में इसका स्रोत है। यह कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर। किस किताब में? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में। जिससे एक एक चीज लेकर लड़ाने के लिए इनको दिखाना है जो जोड़ने वाला नहीं, यह दर्शाता है। और फिर मैं कोट करना चाहता हूं दूसरे नेता को भी, फिर अपने करेंगे ना। अभी कहेंगे हमारे नेता को काहे कोट करते हो? भाई साहब, इसलिए कि जब बच्चा कम समझदार होता है उसे ए फॉर एप्पल ही समझ में आता है, इसलिए ए फॉर एप्पल बताना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एप्पल का मतलब ये होता है, ए फॉर एब्सोल्यूट भी होता है, पर एब्सोल्यूट होने के लिए कम से कम उसको ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई करनी होगी, तो वो समझ पाएगा कि एब्सोल्यूट होता क्या है। अब मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी बोला है अपने कार्यक्रमों में, एक नहीं अनेक बार बोला है कि भारत के लोकतंत्र का मूल भाव कहां से आया? वैदिक काल में सभाएं होती थी, और यह लोकसभा राज्यसभा शब्द वहां से आया है। सभाएं और समितियां होती थी जो बैठ के निर्णय लेते थे। बौद्ध काल में संघ होते थे जो बैठ के निर्णय लेते थे। तमिलनाडु में चोल साम्राज्य में शिलालेख अवेलेबल है कि गांवों में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे, मतलब 6 कमेटीज होती थी जो भिन्न भिन्न चीजों का एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी। हर कमेटी में 5 सदस्य होते थे और वो वोटिंग के द्वारा चुने जाते थे। हां, उसमें जिसके ऊपर कोई कर्जा है या जिसके ऊपर कोई वो चीजें, वो वोट नहीं कर सकता था। अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हैं तो वोट नहीं कर सकते थे। फिर कर्नाटक में भगवान वासुवन्ना के अनुभव मंडपम 12वीं शताब्दी में, मतलब 1100 समथिंग में बैठकर निर्णय लिए जाते थे। वैशाली का गणराज्य भगवान बुद्ध के समय से ये एक परंपरा थी भारत की। और लास्ट में कहूंगा, अरे हमसे ज्यादा डेमोक्रेटिक कौन हो सकता है? हम तो धार्मिक ग्रंथों के ऊपर भी डेमोक्रेटिक तरीके से डिस्कशन करके, शास्त्रार्थ करके अंतिम निर्णय लेते थे। हम कहते थे वादे वादे जायते तत्वबोधा, यानी वाद करिए तो तत्वबोध। आजकल क्या है, हमारी तो हिंदू संस्कृति, वैदिक संस्कृति कहती है वादे वादे जायते तत्वबोधा, यानी डिस्कशन करिए, यू विल रीच द सब्सटेंस। और आज क्या कहा जाता है? वादे नाम मात्र उल्लेखेन मात्र, वाद का उल्लेख करते ही सरतन से जुदा, नो डिस्कशन। रिलीजियस चीज पे तो कोई डिस्कशन होना चाहिए, हम तो उसमें भी डिस्कशन करते थे। तो मुझे लगता है उदारता की जो परंपरा भारत में थी, उस महान परंपरा के कारण भारत में यह गणतंत्र रहा है और गणतंत्र है। इसीलिए किसी विदेशी स्रोत की जरूरत नहीं है। भारतीय संविधान की, और संविधान होना एक चीज है, देश की परंपरा होनी चाहिए जो अंगीकार करे।